Hi everyone, my name is Atya Zanab and today I'm going to explain William Shakespeare's play Macbeth. And this play I'm going to explain from this book Tales from Shakespeare. मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैकबेथ पे। जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8 की बुक में इस प्ले का एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था और मैकबेथ की समरी भी कवर की थी। लेकिन इस बुक में मैकबेथ प्ले जिस तरीके से दिया गया है उसमें सारे एक्ट्स को कवर किया गया है, सारे एक्ट्स की एक तरीके से समरी दी गई है। तो इस बुक से जब आप मैकबेथ को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ नए पॉइंट्स भी मिलेंगे रादर देन समरी जानने के, राइट। और इस बुक से मैकबेथ को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शुभाशीष कर्माकर के कहने पर। अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कैरेक्टर्स। मैकबेथ प्ले का जो प्लॉट है विलियम शेक्सपियर ने स्कॉटलैंड का रखा हुआ है, ठीक है। स्कॉटलैंड में एक राजा है जिनका नाम है डंकन। अब राजाओं के जनरल्स भी हुआ करते हैं, तो यहाँ पर दो जनरल्स इस प्ले में दिखाए गए हैं, मैकबेथ और बैंक्वो, राइट। मैकबेथ और बैंक्वो में पावरफुल कौन है? मैकबेथ। दो और कैरेक्टर्स हैं जो कि नोबल मैन हैं स्कॉटलैंड के, जिनका नाम है मैकडफ और लेनॉक्स। किंग डंकन के दो बेटे हैं जिनका नाम है मैल्कम और डोनलबेन। मैकबेथ की वाइफ का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिखाया गया है, उनको बोला गया है लेडी मैकबेथ। इसके अलावा 3 विचेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यानी 3 जादूगरनियाँ, 3 चुड़ैले। इन चुड़ैलों का कोई नाम नहीं है, इसको 3 विचेस ही कहा गया है पूरे प्ले में। पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूंगी वर्ड टू वर्ड, इसलिए समरी कवर करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द एक्सप्लेनेशन। मैनी सेंचुरीज अगो, कई सेंचुरीज पहले की बात है, जब स्कॉटलैंड में बहुत ही जेंटल किंग रूल किया करता था जिसका नाम था डंकन। आगे की लाइन्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारी जगह थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डर करके आएगा। तो थेन जो वर्ड है ना, ये किसी का नाम नहीं है, ये राजा जो है यानी किंग डंकन जो है टाइटल्स दिया करते थे, उपाधियां दिया करते थे अपने सरदारों को, अपने जनरल्स को, ठीक है। तो कोई थेन ऑफ कॉर्डर होता था, तो कोई थेन ऑफ ग्लैमिस होता था, राइट। तो अलग अलग जगह के सरदार होते थे, तो उनको ये अलग अलग टाइटल्स दिए जाते थे राजा के जरिए। बैक टू द एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बता रही थी कि कई सेंचुरीज पहले की बात है, स्कॉटलैंड में एक बहुत ही जेंटल किंग डंकन रूल किया करता था। और उस वक्त एक नोबल मैन जो कि थेन ऑफ कॉर्डर था उस वक्त, उसने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। यानी उनके खिलाफ वो खड़ा हो गया था। कुछ चीफ्टेन्स यानी कुछ सरदार, कुछ और जनरल्स थे जो कि राजा के लॉयल भी थे, ठीक। जिनमें सबसे आउटस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा समझदार और पावरफुल था मैकबेथ, जो कि थेन ऑफ ग्लैमिस था। मैकबेथ बहुत ही बहादुर सोल्जर था और बहुत ही अच्छा लीडर माना जाता था, अच्छा लीड करना उसको आता था। इसी वजह से राजा ही नहीं बल्कि जितने नोबल मैन थे उस राजा के दरबार में और जितने भी स्कॉटलैंड के लोग थे, सभी उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, उसको ऑनर करते थे। जब कॉर्डो राजा के खिलाफ खड़ा हुआ तो डंकन ने यानी किंग डंकन ने मैकबेथ को भेजा और कमांड दिया कि जाके इस विद्रोह को खत्म करो। मैकबेथ ने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई करी विद करेज एंड वैलर। वैलर कहते हैं बिना डरे और पूरे साहस के साथ, जैसे वो हमेशा लड़ता था, उसने लड़ाई करी और कॉर्डर को हरा दिया। इस कॉर्डर को जेल में डाल दिया गया और वहीं उसको मृत्युदंड सुना दिया गया, यानी वो हमेशा जेल में ही पड़ा रहा, वहीं उसकी डेथ हो गई। जब मैकबेथ इस कॉर्डर को हरा के युद्ध के मैदान से लौट रहा था, अपने फेलो कमांडर, उसके नीचे एक और जनरल था उसके अंडर में, इसका नाम था बैंको के साथ लौट रहा था, तो इन दोनों के सामने एक अजीब सी चीज़ हुई। वे दोनों एक वाइल्ड और डेजोलेट सुनसान से हीथ कहते हैं, एक खाली जगह जहाँ खेती नहीं होती है, वाइल्ड लैंड्स होते हैं। जब वो दोनों इस चीज़ को क्रॉस कर रहे थे तभी अचानक से 3 डरा देने वाली क्रिएचर्स उनके सामने कूदती हुई प्रकट हुई, एकदम से उनके सामने आ गई, जिसको इन जनरल्स ने आज तक नहीं देखा था। मैकबेथ जो कि करेज के लिए जाना जाता था, उसने बिना डरे हुए कहा कि तुम कौन हो? दिखती हो तुम औरतों की तरीके से हो, लेकिन तुम सबकी दाढ़ियाँ हैं, सीधे सीधे बताओ कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो। वो जादूगरनियाँ जो कि बहुत अजीब से क्रिएचर्स थे, उन्होंने डायरेक्टली तो कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि उनमें से पहले ने चिल्ला के बोला, ऑल हेल मैकबेथ लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस। ऑल हेल एक फ्रेज होता है जो वेलकम के तौर पे किया जाता है, तो वो कह रही है वेलकम मैकबेथ लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस। तो लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस तो था ही मैकबेथ, तो उसके टाइटल से उसको सिर्फ वेलकम कर रही है पहली वाली चुड़ैल। और जैसा कि मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस था, उसको ताज्जुब महसूस नहीं हुआ जो उससे पहली वाली चुड़ैल ने बोला। उसको ये ज़रूर लगा कि ये मुझको कैसे जानती है, और तभी दूसरी वाली ने प्रोसीड किया, चिल्लाया, ऑल हेल मैकबेथ लॉर्ड ऑफ कॉर्डोर, वेलकम मैकबेथ लॉर्ड ऑफ कॉर्डोर। हालांकि ये टाइटल अभी किसी को दिया नहीं गया था, क्योंकि अभी भी थेन ऑफ कॉर्डर को हरा के उसको मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन ये टाइटल अभी किसी को पास नहीं हुआ था। यही वजह थी कि मैकबेथ और बैंको को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि ये मुझे क्यों बोल रही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ थेन ऑफ ग्लैमिस हूँ। दे वर बोथ सरप्राइज्ड। और वे दोनों यानी मैकबेथ और बैंको और ज़्यादा स्टार्टल, मतलब और ज़्यादा चौंक गए जब तीसरी विच ने बोला, ऑल हेल मैकबेथ हु विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी मैं मैकबेथ का स्वागत करती हूँ जो कि स्कॉटलैंड का किंग हो जाएगा। अभी तक तो इन चुड़ैलों ने मैकबेथ को ही एड्रेस किया, उसी से बात करी थी, लेकिन जब बैंको ने उससे कुछ पूछना स्टार्ट किया
तो बैंको से भी ये 3 विचेस मुखातिब हुई और पहली वाली बोली, ऑल हेल बैंको हु आर लेसर देन मैकबेथ बट ग्रेटर। मैं बैंको का भी स्वागत करती हूँ जो मैकबेथ से तो कमज़ोर है लेकिन महान है। और ये लाइन जो पहली वाली चुड़ैल ने बोली ये बहुत ज़्यादा पजलिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा ना समझने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा था कि जो भी बोला है सही बोला है पहली वाली विच ने। वाकई बैंको मैकबेथ से लेस पावरफुल है लेकिन बाकी जनरल से तो ग्रेट ही है, राइट। तो ग्रेटर तो है वो लेकिन मैकबेथ से कमज़ोर है। इसके बाद दूसरी विच ने बोला कि तुम मैकबेथ के जितना खुश तो नहीं हो अभी लेकिन आगे चल के तुम ज़्यादा खुश रहोगे। और तीसरी वाली बोलती है कि तुम किंग तो नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे जो डिसेंडेंट्स हैं, तुम्हारे जो उत्तराधिकारी यानी तुम्हारे जो बच्चे हैं, वो बच्चों के बच्चे हैं, वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। मैकबेथ जो कि क्यूरियोसिटी से भर चुका था क्योंकि उसको इतने अच्छे अच्छे टाइटल्स जो मिले थे उन जादूगरनियों के जरिए, उसने कोशिश करी उनको डिटेन करने की, मतलब उनको रोकने की, लेकिन तीनों जादूगरनियाँ डिसअपियर हो गई। ठीक है, जिस तरीके से वो अपियर हुई थी अचानक से, वैसे ही वो अचानक गायब भी हो गई। दोनों नोबलमैन यानी कि मैकबेथ और बैंको बहुत ज़्यादा अमेज थे, चौंके हुए थे और अभी उन्होंने शुरू ही किया था इस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस को शेयर करना कि पता नहीं ये लोग क्या बोल गई कि अचानक से कुछ ग्रुप आया नोबलमैन का और वहाँ पे आके रुका और बोला कि किंग ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है क्योंकि आप जीत गए हैं, आपने थेन ऑफ कॉर्डर को हरा दिया है और इसके लिए उन्होंने आपको थेन ऑफ कॉर्डर भी बना दिया है। ये सुनने के बाद मैकबेथ को जैसे और रीज़न मिल गया था चौंकने वाला, क्योंकि एक जादूगरनी की तो भविष्यवाणी सच हो गई थी। मैकबेथ अब ये सोच रहा था कि जो दूसरी भविष्यवाणी है स्कॉटलैंड के किंग बनने की, वो पूरी होगी कि नहीं। मैकबेथ ख्यालों में डूबा हुआ था। वो एकदम से बैंको की तरफ मुड़ा और कहा कि तुम्हारे ही हाथों में फ्यूचर है स्कॉटलैंड का, क्योंकि जादूगरनी ने बोला है कि तुम्हारे डिसेंडेंट्स ही राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। मैकबेथ ने बैंको से ये बात इसलिए बोली ताकि बैंको को ये ना फील हो कि इस कॉन्वर्सेशन में यानी मैकबेथ और जादूगरनियों के बीच की कॉन्वर्सेशन में वो एक पार्ट नहीं था। ओके, और इसलिए भी बोला ताकि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर सके, क्योंकि बार बार उसको यही ख्याल आ रहा था कि क्या मैं राजा बनूंगा कि नहीं बनूंगा। बैंक को ऐसा लग रहा था कि इन लाइंस को ज़्यादा वो सोच नहीं रहा था, यानी जादूगरनियों की भविष्यवाणी को उसने दिल पे नहीं लिया था और उसने फॉर्मली बोला, मुझे इन क्रिएचर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और मुझे तो लगता है कि ये सब शैतान है और इनका काम है हमें भड़काना और बुराई की तरफ तैयार करना। आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है कि आप इनके भविष्यवाणी पर वाकई बिलीव करें, आपको बिलीव करना नहीं चाहिए, ये खतरे वाली बात है। लेकिन मैकबेथ एम्बिशियस था, यानी उसको सक्सेस और पावर की बहुत पड़ी रहती थी और उसने अपने आप को इमेजिन कर लिया किंग के तरीके से और ये सब उसके दिमाग में चलने लगा कि क्यों सचमुच मैं किंग नहीं हो सकता। मैं तो डंकन का क्लोज कजिन भी हूँ और आउटस्टैंडिंग हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सारे नोबल्स में जो कि डंकन के कोर्ट में है सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही तो हूँ और मैं जवान भी हूँ। डंकन तो बूढ़ा है, कमज़ोर भी है। स्कॉटलैंड को एक स्ट्रॉन्ग रूलर की ज़रूरत है। यानी शॉर्ट में बताएं तो जादूगरनियों ने अपना काम कर दिखाया था, मैकबेथ कैदी हो गया था उन भविष्यवाणियों का, यानी बस वो यही ख्याल बना रहा था कि कैसे वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाए। तो बहरहाल बैंको और मैकबेथ पहुंच जाते हैं किंग डंकन के दरबार में वहाँ से लौटकर। तो किंग बधाई देते हैं सबसे पहले मैकबेथ को बहुत ऑनर के साथ, क्योंकि उसने इतना बड़ा विद्रोह पुट डाउन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और जैसा कि उस वक्त की एक कस्टम था कि अगर कोई जनरल किसी विद्रोह को, किसी लड़ाई को जीत के आता था तो किंग उसके यहाँ विजिट करते थे। तो राजा डंकन ने डिसाइड किया कि आज वो मैकबेथ के घर विजिट करने जाएंगे। जब मैकबेथ ने किंग का डिसीजन सुना तो बोला कि मुझे पहले से जाना पड़ेगा अपने घर ताकि मैं अपने वाइफ से प्रिपरेशंस करा सकूं आपके रिसेप्शन के लिए। और अपने घर निकलने के पहले ही उसने लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखा जिसमें उसने जादूगरनियों की भविष्यवाणी के बारे में बताया। मैकबेथ अभी निकल ही रहा था कि उसके सामने ही किंग डंकन ने ऐलान कर दिया कि उसका बड़ा बेटा मैल्कम प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनेगा। बड़ा बेटा यानी डोनल्ड बेन, अब बच्चा कौन? मैल्कम। तो इसका मतलब साफ साफ था कि जब राजा मरेगा यानी किंग डंकन मरेगा तो उसका छोटा बेटा मैल्कम उसको सक्सीड करेगा, यानी वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। मैकबेथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रखा था, उससे सिर्फ गद्दी पानी थी, उसको अनकंफर्टेबल अनईजी फील हुआ, लेकिन अपने वाइफ को इस बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। अब राजा को मारने का प्लान बनता है और जो कि बनाती है लेडी मैकबेथ यानी मैकबेथ की वाइफ। हस्बैंड की तरीके से लेडी मैकबेथ भी एम्बिशियस थी, उसको भी सक्सेस पावर पाना था। वो बिल्कुल डिटरमिन्ड हो गई, बिल्कुल उसने ठान ही लिया था कि वो हर पॉसिबल कोशिश करेगी भविष्यवाणी को साबित करने के लिए, यानी वाकई वो अपने हस्बैंड को किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना के रहेगी। लेडी मैकबेथ एक प्रैक्टिकल वुमन थी, यानी प्रैक्टिकली सोचती थी। उसने देखा कि अभी जो मेन ऑब्स्टेकल, जो बाधा, जो रुकावट आ रही है मैकबेथ के राजा बनने की, वो ये है कि डंकन अभी भी जिंदा है, उसको तो मर जाना चाहिए। लेडी मैकबेथ ने सोचा कि सबसे पहले राजा डंकन से छुटकारा पाना चाहिए, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को अर्ज करेगी, उसको भड़काएगी कि वो ये स्टेप ले, यानी राजा डंकन को मार डाले। जैसे ही लेडी मैकबेथ ने वो लेटर पढ़ा, उसे अपने हस्बैंड यानी मैकबेथ के नेचर का ख्याल आया और उसने मन ही मन सोचा कि क्या वो सही कर रही है अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करके, क्या वो ऐसा काम कर भी पाएगा, वो राजा डंकन को मार भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि हालांकि उसका हस्बैंड यानी कि मैकबेथ एम्बिशियस तो था, उसको पावर की तो पड़ी थी, लेकिन उसकी वाइफ को पता था कि वो ह्यूमन काइंडनेस से भरा हुआ है। ओके, उसके अंदर काइंडनेस बहुत ज़्यादा है,
तो इसका मतलब है कि उसे अपने हस्बैंड पे वर्क करना पड़ेगा, उसको भड़काना पड़ेगा, तभी उसका हस्बैंड तैयार होगा राजा डंकन को मारने के लिए। और किस्मत भी कितना साथ दे रही थी लेडी मैकबेथ का कि राजा उसी के किले पर आज विजिट कर रहा था। दोनों लोग रात को राजा को मार सकते थे और किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि मैकबेथ डंकन का मर्डरर कैसे हो सकता है। अभी तो उसने अपनी लॉयल्टी को साबित किया है थिन ऑफ कॉर्डर को मार के, और वो कितना ज़्यादा ऑनरेबल है, सब लोग उसको ऑनर करते हैं, तो शक तो बिल्कुल नहीं जाएगा मैकबेथ पे। तो ये हो सकता है आज की रात पॉसिबल। लेडी मैकबेथ ने महसूस किया कि जो फेट है, जो किस्मत है, वो उसका साथ दे रही है, उसको मौका दे रही है अपनी विशेष को पूरा करने का। इसलिए उसने दुआ करी कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सके, यानी वो राजा डंकन को मार सके और इसका इल्ज़ाम उसके हस्बैंड पर भी ना आए। किंग डंकन के पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही मैकबेथ अपने किले पहुंच चुका था, और जैसे ही उसका हस्बैंड पहुंचा, लेडी मैकबेथ ने उसको वेलकम किया अलग अलग टाइटल्स के साथ। उसे बोली, ग्रेट ग्लैमिस, वर्दी कॉर्डोर एंड ग्रेटर दैन बोथ सून, यानी कि तुम ग्लैमिस के तो थेन बनी चुके थे, अब कॉर्डोर के भी हो, और बहुत ही जल्दी तुम्हें इससे भी अच्छा टाइटल मिलने वाला है। लेडी मैकबेथ ने सारा प्लान अपने हस्बैंड को बताया। उसके हस्बैंड ने, मैकबेथ ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसा लेडी मैकबेथ एक्सपेक्ट कर रही थी। मैकबेथ बहुत एम्बिशियस तो था, राजा बनने की उसको पड़ी तो बहुत थी, और मैकबेथ को यह भी पता था कि डंकन ही आड़े आ रहा है उसके और राजा बनने के बीच, लेकिन उसका इतना बड़ा दिल नहीं था कि वो डंकन को मार डाले। मैकबेथ अपनी वाइफ से कहता है कि आज रात राजा आएंगे, और उसकी वाइफ कहती है, अच्छा वो जाएंगे कब? तो वो जवाब देता है, कल निकल जाएंगे। इस पर लेडी मैकबेथ बोलती है, कल का सूरज तो वो इंसान नहीं देख पाएगा। तब वो मैकबेथ से कहती है कि बस तुम्हारा काम है कि तुम कल राजा डंकन से बहुत ही अफेक्शन के साथ, बहुत ही लव के साथ उनका स्वागत करना, उनसे मिलना, और बाकी का सारा जो बिजनेस है, रात का जो भी बिजनेस है, वो मुझ पर छोड़ दो। सारे प्लान्स तैयार थे। डंकन की तो उस रात मौत निश्चित थी। जब किंग डंकन अपने बेटों के साथ और दूसरे अटेंडेंट्स के साथ उस किले पर पहुंचता है, तो लेडी मैकबेथ बहुत ही ग्रेशियसली, बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है, और इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी के साथ वो भरी हुई थी, यानी मेहमान नवाजी इतना ज़्यादा वो कर रही थी कि डंकन को वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई। किंग डंकन अपनी जर्नी से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो जल्दी ही सो जाएंगे, और बेड पे जाने से पहले उन्होंने लेडी मैकबेथ को उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए एक लार्ज डायमंड दिया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी और रात आ रही थी, मैकबेथ बहुत अनईजी फील कर रहा था। वो खुश नहीं था इस प्लान से कि किंग का मर्डर किया जाए। मैकबेथ अपनी वाइफ से कहता है कि राजा मेरा कजिन है और मेरा मास्टर भी है, इसके अलावा वो हमारा मेहमान है आज। एक होस्ट, एक मेज़बान अपने मेहमान को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है, ना कि उसको मार डालता है। और इसके अलावा डंकन वेल लव्ड है, कितना लोग उसको चाहते हैं, और वो कितना मॉरली गुड है। हम इस प्लान को पूरा नहीं कर सकते कि उसको मार दें, ऐसा उसने बोला अपने वाइफ से। लेकिन लेडी मैकबेथ तो अड़ी हुई थी। उसने बहस करी अपने हस्बैंड से और कहा कि कितना आसान है कि किंग डंकन को मार दो और जो ब्लेम है वो दूसरों पे लगा दो, तुम अपने पर क्यों ब्लेम लोगे। इसके अलावा वो कन्विंस करती है अपने हस्बैंड को, कहती है कि अब हमें अपने रिजोल्यूशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमने जो सोचा है वो हम करके रहेंगे। एक रात का काम जो तुम करोगे उसको मार के, वो तुम्हें स्कॉटलैंड का किंग और मुझे स्कॉटलैंड की क्वीन बना देगा। अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए लेडी मैकबेथ ये तक बोलती है कि अगर मैंने डिसाइड किया होता किसी बच्चे को मारने का जिसको मैं खुद फीड करा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान बात होती, मैं उसको अपने ब्रेस्ट से निकाल कर ज़मीन पर पटक के मार सकती थी बिना किसी हेजिटेशन से, और तुम एक राजा को नहीं मार सकते हो। लेडी मैकबेथ के इन शब्दों ने अपना काम कर दिखाया था। मैकबेथ पर असर हो गया था और दोनों मिलकर दोबारा उस प्लान में लग गए। अब प्लान कुछ इस तरीके से था दोनों का कि दे वो ड्रग मतलब होता है नशा मिलाना, कि वो क्या करेंगे, नशा मिला देंगे वाइन में, किसके, गार्ड्स के, जो कि किंग के रूम में सोएंगे। ठीक है, व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप, जब हर कोई सो जाएगा तो मैकबेथ क्या करेगा, जाएगा और किंग को मार देगा। और स्मेयर मतलब होता है छींटे, उड़ेलना किसी चीज़ की। तो और क्या करेंगे लोग, किंग का जो ब्लड निकलेगा मरने के बाद, उसकी जो छींटे होंगी वो डाल देंगे गार्ड्स के ऊपर, और फिर वो अपने रूम में चला जाएगा। और जब सुबह होगी तो ये जो होस्ट है यानी कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ सबको जगा देंगे, और इन्हीं ड्रंकन, इन्हीं पिए हुए लोगों पर, यानी कि गार्ड्स, इन्हीं गार्ड्स के ऊपर, क्योंकि इनके कपड़ों पे छींटे भी पाई जाएंगी, इन्हीं पे हम इल्ज़ाम लगा देंगे मर्डर का। प्लान तो यही था, लेकिन जो परिस्थितियां उस वक्त थी, जो इवेंट्स थे, उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे थे। जब उस रात हर कोई बहुत गहरी नींद में सो गया था, तो लेडी मैकबेथ किंग डंकन के कमरे में चुपके से गई जहां वो सो रहा था, और गार्ड्स भी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तो एक थॉट लेडी मैकबेथ के दिमाग में आया कि वो ये काम, यानी मर्डर करने का काम, खुद भी तो कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो सोते हुए डंकन के पास पहुंची, उसको अपने फादर की याद आ गई, क्योंकि एज उसकी बहुत थी, तो उसको एज देखकर फादर की याद आ गई, और जो थॉट उसके दिमाग में आया था उसको उसने हिला के रख दिया। किसको, लेडी मैकबेथ को हिला के रख दिया। अनडब्ड मतलब उसके एकदम से रोंगटे से खड़े होने लगे, यानी वो अपने फादर को याद करके थोड़ा सहम सी गई कि नहीं, मैं नहीं मार सकती इनको। वो उतनी ही चुपचाप तरीके से उस कमरे से बाहर निकल गई जिस तरीके से वो आई थी, और उसने जो डैगर लेके वो आई थी, जो चाकू लेके आई थी मारने के लिए, वो अपने हस्बैंड को दिया और कहा, जाओ किंग को मार दो। अब फाइनली मैकबेथ डंकन का मर्डर कर देता है। कैसे करता है वो, मैकबेथ ने उस डगर को हाथ में लिया, और जैसे ही वो विक्टिम के करीब पहुंचा, यानी किंग डंकन को मारने के लिए उसके करीब पहुंचा, ही वो सीज्ड विद टेरर। डर ने उसको जकड़ लिया था। क्योंकि इन द एयर, हवा में फ्लोटिंग, तैरता हुआ नजर आ रहा था उसको, क्या,
वही डैगर जो उसने अपने हाथ में लिया था। उसको लग रहा था कि उसके हाथ से डैगर छूट के हवा में फ्लोट कर रहा है, जिससे खून बह रहा है, और उसका जो पॉइंट है वो किंग डंकन की तरफ है। यानी ये जो डैगर है इस मैकबेथ को तैयार कर रहा है क्रिमिनल पर्पस को करने के लिए, उसको डेयरिंग कर रहा है, यानी उसको साहस दिला रहा है। क्योंकि मैकबेथ को वो फ्लोट करता हुआ इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा था, वो चाकू, वो डैगर, तो कोशिश करता है मैकबेथ उसको ग्रैस्प करने की, उसको पकड़ने की, बट इट एल्यूडेड हिम, लेकिन उसके हाथ से छूट जाता है। मैकबेथ डर के मारे कपकपाने लगता है और बहुत ही तेजी से बिना उस सोते हुए राजा डंकन को देखे बिना उस पर वार कर देता है, उसके सीने में उस डैगर को प्लंज कर देता है, घुसा देता है। देन ही क्रेप्ट अवे, धीरे धीरे बढ़ते हुए वो डोर के पास जाता है और जहां पर वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। हॉल्टेड मतलब स्टॉप्ड। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो चीख सुनता है, वो जहाँ पे गार्ड्स सो रहे थे उन गार्ड्स की चीख उसको सुनाई पड़ती है जो कहते हैं मर्डर। लेकिन वो जो दोनों गार्ड्स थे वो हाफ अवेक थे, यानी पूरी तरीके से नहीं जागे हुए थे, क्योंकि मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ ने नशा मिला दिया था ना इनकी वाइन में, तो वो गार्ड्स थोड़ा नशे में थे, पूरी तरीके से नहीं जागे हुए थे। तो मर्डर चिल्लाने के बाद वो दोनों दोबारा से सो जाते हैं। उधर लेडी मैकबेथ सीढ़ियों के पास खड़ी थी अंधेरे में, बहुत ही परेशान होकर सुन रही थी हर साउंड को कि क्या साउंड आ रहा है, कमरे से सुनने की कोशिश कर रही थी काम हुआ कि नहीं। जब उसने अपने हस्बैंड को देखा और ये सुना उससे कि काम हो गया था, तो उसने चैन की सांस ली। भले ही लेडी मैकबेथ ने चैन की सांस ली, लेकिन मैकबेथ पूरी तरीके से डरा हुआ था, और इस शैतानी काम के बाद जो उसने किया था पूरी तरीके से उसका जो ज़मीर था वो हिल गया था, वो खुद बहुत डरा हुआ था। सीढ़ियों पर वो ऊपर नीचे चलने लगा और अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें निकालने लगा और कहने लगा अब सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लैमिस ने, अपने आप को कह रहा है क्योंकि ग्लैमिस ने नींद को ही मार डाला। अब कॉर्डर नहीं सो सकता, मैकबेथ को नींद नहीं आ सकती, उसने नींद को ही मार डाला। यानी बड़बड़ा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मर्डर करने के बाद। और इसी कंफ्यूजन में वो डैगर अपने साथ ही ले आया। इस पर लेडी मैकबेथ ने कहा तुम ये चाकू अपने साथ क्यों वापस ले आए हो? इसको तुम्हें छोड़ना चाहिए था उन्हीं गार्ड्स के पास, और इस के जो खून के छींटे हैं डंकन के, वो तुम्हें उन गार्ड्स के ऊपर डाल देनी चाहिए थी। लेकिन वो मैकबेथ को राजी नहीं कर पाई इस काम के लिए कि वो दोबारा से उस किंग के कमरे में जाए और ये काम निपटा के आए। इसलिए लेडी मैकबेथ अब खुद जाती है और खुद उस चाकू से जो खून निकल रहा था उसकी छींटे वो सोते हुए गार्ड्स पर डालती है, और वहीं उनके हाथों में उस डैगर को छोड़ के आती है। और जब वो लौटती है, मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ उसके ब्लडी हैंड्स को, उसके हाथों में जो खून लगा था उसको देख रहा था। डर के साथ साथ उसको रिमोर्स यानी पछतावा भी हो रहा था कि ये उसने क्या कर डाला। और उसी मोमेंट इन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वाकई कैसल का जो गेट था उस पर बहुत लाउड नॉकिंग हुई, किसी ने गेट को खटखटाया। अननर्व्ड बाय व्हाट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था उससे अननर्व्ड होते हुए, यानी कॉन्फिडेंस को लूज करते हुए, बहुत ज़्यादा डरते हुए, इस अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन के बाद मैकबेथ जैसे एक पत्ती क्रम्बल करती है, कपकपाती है, वैसी मैकबेथ डर के मारे कपकपा रहा था। और तब लेडी मैकबेथ ने सिचुएशन को संभाला। उसने अपने हस्बैंड के कान में बोला फुसफुसाते हुए कि जाओ अपना नाइट गाउन डाल लो, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम लोग सोए ही नहीं थे रात को। टुगेदर दे हैव टू कीप अप अपीयरेंसेस, यानी दोनों को, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ को, ये दिखावा करना पड़ा कि वाकई वो लोग सो रहे थे, कुछ और नहीं कर रहे थे। और बड़ा कैजुअली, बिना डरते हुए उसने अपने हस्बैंड से बोला, लेडी मैकबेथ ने, कि ज़रा सा पानी इस खून को मेरे हाथ से धो देगा, तुम परेशान मत हो, उस खून को देखकर डरो नहीं। लेकिन बाहर तो जैसे तूफान सा आ गया था। मैकबेथ इमेजिनेशन में खोया हुआ था, उसे लग रहा था जैसे बाहर का जो नेचर है वो ऐलान करने वाला है उसकी क्राइम का, यानी नेचर ये ऐलान कर देगा कि मैकबेथ ने किंग डंकन को मार डाला है। अभी तक गेट नहीं खोला गया था, जो खटखटाहट थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि खटखटाने वाला इम्पेशेंट हो रहा है, उसे सब्र नहीं हो रहा है। तो बहरहाल सोते हुए दरबारी ने गेट को खोला, तो वहाँ सामने मैकडफ और लिनॉक्स खड़े हुए थे, जो कि किंग को अटेंड करने आए थे, क्योंकि किंग अभी तो मैकबेथ के किले में है ना, तो ये वापस अपने घर जाएंगे, तो उनको रिसीव करने कौन आया है? मैकडफ और लिनॉक्स। मैकडफ परमिशन मांगता है कि उसे ये परमिशन दी जाए कि वो जाकर राजा को जगाए, क्योंकि उससे राजा ने कहा था कि अगले दिन उसे अपने किले वापस पहुंचना है, इसलिए मैं राजा को रिसीव करने आया हूँ, यानी मुझे उसको जगाना पड़ेगा। मैकडफ को डंकन का डोर दिखाया जाता है और एंटर करते ही मैकडफ चीख पड़ता है डर के मारे। जल्द ही पूरे किले में ये गूंज हो गई थी, क्योंकि मैकडफ को पता लग गया था कि उसके मास्टर यानी किंग डंकन का मर्डर हो गया है। और जब मैकडफ ने मैकबेथ को बताया कि भाई राजा का खून हो गया है, तो मैकबेथ ने ऐसा रिएक्ट किया गुस्से वाला कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, अभी अभी पता चला है मर्डर का। और वो पहुंच जाता है उन गार्ड्स के पास और उन गार्ड्स को मार डालता है, यानी वो ये शो करता है कि गार्ड्स ने ही मास्टर का यानी हमारे किंग का खून किया है। उन गार्ड्स को भी मैकबेथ मार डालता है। मैकबेथ को ये लगा कि मेरा गार्ड्स को मारना किंग के प्रति मेरी लॉयल्टी साबित करेगा सबके सामने, लेकिन केस तो उल्टा हो गया। मैकडफ और डंकन के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्ड को ये काम मैकबेथ का अटैक करना गार्ड्स पर बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने इस चीज़ को बहुत डिफरेंट लाइट में देखा। उनको यही लगा कि अगर गार्ड्स मर गए तो अब पता कैसे लगेगा कि डंकन को किसने मारा है। अगर ये गार्ड्स जिंदा होते तो उनसे पूछा जाता कि हुआ क्या था, और भला क्यों किसी भी परिस्थिति में ये गार्ड्स मर्डर करेंगे।
अपने किंग का, क्योंकि इनको तो प्रोटेक्ट करने के लिए जब एम्प्लॉय किया गया है तो ये अपने मास्टर को क्यों मारेंगे, और आखिर इनको किंग को मारने के बाद क्या मिलेगा इन गार्ड्स को। ये सारा सब कुछ इन लोगों के दिमाग में चल रहा था। उसी दौरान दूसरी चीज़ें भी किले में चल रही थी। इन्हें जो यंग प्रिंसेस थे जल्दी से एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं और वहाँ से भागने के लिए डिसाइड करते हैं। और मैकबेथ, क्योंकि इन लोगों को पता था बहुत स्ट्रांग है और अब वो रुथलेस यानी कि रूड भी हो गया है, किसी को भी कभी भी मार सकता है। मैल्कम इंग्लैंड के लिए निकल गया और डोनाल्ड बेन आयरलैंड के लिए निकल गया। मैकडफ भी उतना ही दुखी था, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि मैं यहीं रहता हूँ और देखता हूँ कि क्या किया जाना चाहिए। बैंको भी मैकडफ के तरीके से ही डरा हुआ था। लेडी मैकबेथ भी डरी हुई थी कि कहीं उसके बारे में पता ना चल जाए। वो बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद कुछ देर बाद दोनों को यही लगा कि अब मैकबेथ और स्कॉटलैंड की गद्दी यानी उसके राजा बनने के बीच कोई नहीं आने वाला है, कोई रह ही नहीं गया है, क्योंकि डंकन के बेटे तो भाग गए हैं। मैकबेथ ही सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है किंग डंकन का, तो वही किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। तो इस तरीके से दूसरी जो भविष्यवाणी थी वो भी पूरी हो गई, यानी वो स्कॉटलैंड का राजा बन गया। बैंको इज किल्ड। अब बैंको का भी मर्डर हो जाता है, मैकबेथ बैंको को भी मार डालता है। एक कहावत है, अनईजी लाइज द हेड दैट फियर्स द क्राउन। जो मुकुट पहन तो लेता है, लेकिन मुकुट के नीचे जो मुकुट पहना है उससे पूछो उसको कितनी बेचैनी होती है, यानी कितनी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है भले ही मैकबेथ राजा बन गया था, लेकिन अभी भी वो बेचैन था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मैकबेथ को इस कहावत का पता चल रहा था राजा बनने के बाद। अब वो स्कॉटलैंड का राजा बन गया था, लेकिन बहुत अनसेफ था, क्योंकि कई सारे नोबलमैन उसके दरबार में ही उस पर शक करने लगे थे कि उसी ने किंग डंकन को मारा था। और इसके अलावा डंकन के जो बेटे थे वो भी जिंदा थे अभी। मैल्कम जो कि कम्बरलैंड का प्रिंस था, वो इंग्लैंड में जाकर वहाँ के किंग से मदद मांग रहा था इस मैकबेथ पर अटैक करने के लिए। और इन सब के अलावा अभी बैंको जिंदा था, जो कि एक फेलो जनरल हुआ करता था। उसने जब मैकबेथ के साथ हीथ क्रॉस किया था तो वहीं तो उसने भी उन जादूगरियों की भविष्यवाणी सुनी थी। और मैकबेथ को ये भी याद आता है कि जादूगरियों ने तो कहा था कि बैंको तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी बैंको के बारे में जिससे मैकबेथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सबसे पहली चीज़ थी कि वो डंकन के प्रति बहुत लॉयल था बैंको। दूसरी चीज़ ये कि बैंको का नेचर बहुत रिजर्व्ड था, बहुत क्वाइट रहता था, वो चुपचाप रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। इस वजह से कोई पता नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसके अलावा बैंको का एक बेटा भी था, फ्लियंस। तो कुल मिला के मैकबेथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही थी बैंको के बारे में सोचता था, तो उसको ये लगता था कि बस इसको मर जाना चाहिए। सस्पिशियस ऑफ ऑल हु वर नॉट ओपनली फॉर हिम। और इसके अलावा जितने भी सस्पिशियस लोग थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो उसके सामने मैकबेथ के सामने ओपन नहीं थे, यानी मैकबेथ को लगता था कि ये मेरे प्रति कुछ न कुछ प्लॉट रच रहे हैं, तो मैकबेथ ने ये एक रास्ता निकाला कि मैं अपने सारे पॉसिबल एनिमीज को मार डालूंगा, और सबसे पहले मैं मारूंगा बैंको को, फिर फ्लियंस को। फॉर मैकबेथ फेल्ट, क्योंकि मैकबेथ को ऐसा महसूस हुआ कि द टॉर्मेंट ही हैड गॉन थ्रू, टॉर्मेंट कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल पेन, जिस मानसिक पीड़ा से वो गुजरा है डंकन को मारने के बाद, उसका कितना बुरा हाल हो गया था, जो टॉर्मेंट उसने झेला है ऐसा करने के बाद, वो वैल्यूएबल ही नहीं है। अगर इसको थ्रोन मिल जाए बैंको के डिसेंडेंट को, तो क्या फ़ायदा मेरा इतना बड़ा जुर्म करने का, इसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं बैंको को मार दूँ। मैकबेथ ने डिसाइड कर लिया था बैंको को मार डालने का, और इस पर्पस के लिए उसने एक शानदार दावत रखी अपने ही पैलेस पर, और उसने बैंको से मुखातिब होकर बोला, आज रात हम एक बहुत बढ़िया डिनर रख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उस डिनर में शामिल हो, हमारे साथ डिनर करें। बैंको जवाब देता है कि आपका कमांड तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन उस वक्त तक मुझे कुछ काम निपटाना है जिसके लिए मुझे कहीं जाना है। मैकबेथ बोलता है कि क्या काफ़ी दूर जाना है, तो जवाब देता है कि हाँ, इतना टाइम तो लग ही जाएगा, अभी का मिला के और रात का खाने का टाइम तो उसी रास्ते में ही निकल जाएगा, और अगर मेरा घोड़ा काफ़ी धीरे चला तो लौटते लौटते मुझे अंधेरा भी हो जाएगा। मैकबेथ पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ जा रहा है, तो बैंको जवाब देता है हाँ, वो भी मेरे साथ जा रहा है। तो बस क्या था, दिस वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छा मौका था मैकबेथ के पास अपने प्लान्स को पूरा करने का। जब बैंको लौट रहा था पैलेस से अपने बेटे के साथ, तो मैकबेथ ने कुछ मर्डरर्स को हायर किया था, पैसे दिए थे बैंको को मारने के लिए, और वाकई उन्होंने बैंको को मार डाला। लेकिन फ्लियंस किस तरीके से बच गया और वहाँ से भाग गया, और काफ़ी टाइम के बाद कई सारे राजा फ्लियंस से स्टार्ट होते हुए और उसके डिसेंडेंट्स स्कॉटलैंड के राजा बने। इस तरीके से जादूगरनी की एक और भविष्यवाणी सच हो गई। उसी दौरान मैकबेथ ने सारे नोबलमैन को बैंक्वेट यानी जो स्पेशल फीस्ट उसने रखी हुई थी उस पर बुलाया, जिसमें बैंको को भी बुलाया गया था। मैकडफ जो कि बहुत ज़्यादा शक करने लगा था इस नए राजा यानी मैकबेथ पर, उसने बैंक्वेट को यानी इस दावत को अटेंड नहीं किया, लेकिन लेनॉक्स प्रेजेंट था। द होस्ट यानी कि मैकबेथ और सारे मेहमान वहाँ थे सिवाय बैंको के। मैकबेथ जो कि बहुत नर्वस दिख रहा था, एकदम से उसके मुंह से निकला कि उसे होप है, वो उम्मीद करता है कि कहीं बैंको का कुछ एक्सीडेंट ना हो गया हो जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। अभी उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि
मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई पड़ता है उसी चेयर पर जो चेयर रिजर्व थी बैंको के लिए। बैंको तो आया नहीं था, तो मैकबेथ को बैंको का भूत नजर आ रहा था उसकी चेयर पर। मैकबेथ बहुत डरते हुए उस भूत को देखता है और कहता है कि तुम ये मत कहना कि मैंने ये किया है, यानी मैंने तुम्हें मारा है, मैंने तुम्हें नहीं मारा है। और सचमुच वो जो फैटल ब्लो से मरा था बैंको, वो तो जो उसने किराए पर मर्डरर्स भेजे थे उसने मारा था। तो हड़बड़ाहट में उसके मुंह से यही निकल रहा है कि तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मारा था। किसी और को बैंको का भूत नहीं दिख रहा था। लेडी मैकबेथ को समझ आ गया कि उसका जो हस्बैंड है मैकबेथ इस तरीके से स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा है। उसने कवर अप करने की कोशिश करी एक्सप्लेनेशन देते हुए कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है, आप लोग ध्यान मत दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने हस्बैंड को एक कोने में ले गई और उसने पूरी कोशिश करी कि सेंसेस में ला सके मैकबेथ को, क्योंकि वो पागल हुआ जा रहा था डर के मारे बैंको का भूत देखने के बाद। और ठीक तभी वो भूत भी गायब हो गया अचानक और मैकबेथ होश में आया वापस। कंपोजर मतलब होता है होश, कंट्रोल। अब उसने नॉर्मली मेहमानों से बात भी करी और अपने हेल्थ के लिए वाइन पी और इसके बाद बैंको के नाम पर भी एक वाइन ली और विश किया कि काश बैंको भी यहाँ होता। और जैसे ही मैकबेथ ने ये वर्ड्स बोले तुरंत दोबारा से उसका घोस्ट प्रकट हो गया उसके सामने और जिसने मैकबेथ को डरा के रख दिया। मैकबेथ दोबारा चिल्लाया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब तो जैसे लेडी मैकबेथ और मेहमानों को भी लगने लगा था कि मैकबेथ अपने होश में ही नहीं है, पागल हो चुका है, दिमाग ही नहीं रह गया उसके पास। लेकिन फिर भी लेडी मैकबेथ ने सिचुएशन को संभाला और मेहमानों से वो बोली कि उसका हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप लोग खामोशी के साथ अपने अपने घर वापस चले जाएं। लेडी मैकबेथ इतनी चालाक तो थी कि लोगों के चेहरे वो और उन पर आने वाला शक वो पहचान सकती थी। उसे ये याद था कि मैकडफ पार्टी में नहीं आया है, लिनॉक्स का चेहरा बड़ा अजीब दिख रहा था और उसको यही लगा लेडी मैकबेथ को कि उसके हस्बैंड के जो दुश्मन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये साफ हो गया था लेडी मैकबेथ को कि उसके हस्बैंड का जो फ्यूचर है वो सिर्फ डर से भरा हुआ है। आज के बाद मैकबेथ सिर्फ डर के रहेगा और वो अवॉइड करेगा कोई भी ह्यूमन कंपनी, क्योंकि उसको हर जगह भूत नजर आ रहे हैं। वो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा है, वो अकेले रहना चाह रहा है। उस डिजास्टर डिनर के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करी और मैकबेथ बोलता है कि उसे वापस जादूगरनियों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए पूरा सच क्या है। मैकबेथ को यकीन था कि जो कुछ भी जादूगरनियां बताएंगी, अगर वो कुछ खराब भी बताती हैं तो वो स्ट्रांग है, काफ़ी ताकतवर है उसे सुनने के लिए। उसे जाना चाहिए जादूगरनियों के पास और पूरा सच पता लगाना चाहिए। अगली सुबह जब मैकबेथ उन जादूगरनियों के पास पहुंचा, उस वाइल्ड लोनली हीथ के पास, तो उसने देखा कि वो तीनों जादूगरनियां कुछ इविल चार्म्स प्रिपेयर कर रही हैं, कुछ मंत्र पढ़ रही हैं, कुछ इविल चार्म्स तैयार कर रही हैं जिनके जरिए वो भविष्यवाणी बताया करती हैं। और यही तो उसको जानना था, भविष्यवाणी, कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो उसने बोल्डली पूछा कि मुझे बताओ कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। जादूगरनियां मैकबेथ से पूछती हैं कि क्या उसे सच जो जानना है, वो जानने जो यहाँ आया है, इन्हीं इविल चार्म्स जो मैं तैयार कर रही हूँ इनसे जानना है या उन पावर से जानना है जो इन इविल चार्म्स को कंट्रोल करे है। मैकबेथ डिड नॉट केयर सो लॉन्ग एज ही वॉज टोल्ड द ट्रूथ। सो लॉन्ग एज का मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट। मैकबेथ को कोई चिंता नहीं थी कि कौन उसको बताए, चाहे वो जादूगरनियां बताएं, चाहे वो जिन इविल चार्म्स को कंट्रोल कर रही हैं वो बताएं, उसको बस सच जानना था, ठीक है। इसलिए जादूगरनियों ने 3 स्पिरिट्स को बुलाया जो कि उनके स्पोक्समैन का, यानी कि उनके लिए बोलने वाले का काम कर रही थी। इस बार जादूगरनियों ने बोल के भविष्यवाणी नहीं बताई, बल्कि उन्होंने 3 स्पिरिट्स को बुलाया। तो जो पहली स्पिरिट थी वो एक हेड के रूप में सामने आई जिसके ऊपर एक आर्मर था, एक कवच लगा हुआ था। मैकबेथ ने उस हेड से बात करना चाहा लेकिन जादूगरनियों ने मना कर दिया और कहा कि तुम खामोश रहो और सिर्फ इस सर को सुनो, ये क्या कह रहा है। उस सर से आवाज आती है कि मैकबेथ तुम्हें खतरा है मैकडफ से, उससे बच के रहो, यानी थेन ऑफ 5 से बच के रहो। मैकडफ इज थेन ऑफ 5। और इस हेड ने कुछ ऐसा बोला था कि किंग को समझ में आ रहा था कि हाँ वाकई उसको मैकडफ से खतरा है। और जैसे ही वो हेड जो सामने आया था वो गायब हो गया, जमीन के नीचे चला गया, वैसे ही इस मैकबेथ ने अपना सर हिलाया कि ये सर सही बोल रहा था, यानी मुझे मैकडफ से खतरा है। इसके बाद एक गरजने की आवाज़ के साथ दूसरी स्पिरिट भी सामने आती है और इस बार एक बच्चे की शक्ल में आती है और बच्चे का जो सर था वो खून से सना हुआ था। और इस स्पिरिट ने मैकबेथ को वॉर्न किया, उसको सतर्क किया कि तुम ब्लडी रहो, यानी खून करने के लिए हमेशा तैयार रहो, बोल्ड रहो और रिजोल्यूट रहो। अपने माइंड को एक जगह रखो, डगमगाओ नहीं जैसे तुम डर रहे हो बार बार, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जो औरत से पैदा हुआ है तुम्हें नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर मैकबेथ को काफ़ी अच्छा लगा और उसने खुद से बोला कि सारे आदमी तो माँ से ही पैदा होते हैं, यानी मुझे खुश होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। दूसरी स्पिरिट भी गायब हो जाती है और तीसरी स्पिरिट आती है। अब वो एक बच्चे के रूप में आती है जिसके सर पर एक मुकुट होता है और हाथ में एक पेड़ होता है। और ये वाली स्पिरिट भी मैकबेथ को होप दिलाती है और कहती है कि मैकबेथ तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक जो ग्रेट बर्नम का जो जंगल है वो डनसिनेन हिल की तरफ आए। और ऐसा कहकर वो तीसरी स्पिरिट भी गायब हो जाती है। मैकबेथ को अब ये लगने लगा कि उसके पास तो कोई रीज़न ही नहीं है डरने का अपने एनिमीज से, क्योंकि ये बात तो नामुमकिन है कि एक जंगल भी मूव कर सकता है।
क्योंकि भविष्यवाणी ये बताई गई है कि जब तक ग्रेट बर्नम वुड डंसनेन हिल तक नहीं आ जाता तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता, तो भला फॉरेस्ट कैसे मूव कर सकता है? तो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, इसलिए मैं फालतू में डर रहा हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक थॉट अभी भी मैकबेथ के दिमाग में रिंग रहा था, जो था बैंकॉक के डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे। इसलिए जादूगरनियों से लास्ट टाइम उसने ये क्वेश्चन पूछा कि उसका क्या कि बैंकॉक के डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे। उन जादूगरनियों ने बड़े वार्निंगली यानी बहुत डराते हुए मैकबेथ को देखा और कहा कि तुम ये क्वेश्चन मत पूछो। लेकिन इस चीज़ ने मैकबेथ को और ज़्यादा परेशान कर दिया और अब वो और ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा एक आंसर पाने के लिए। इसलिए जादूगरनियाँ वहाँ से चली गईं, लेकिन उनकी जगह जादूगरनियों के जाने के बाद साउंड बज रहा था और साउंड के अकॉर्डिंगली एक एक करके 8 स्पिरिट्स एक जुलूस के तरीके से मैकबेथ के नज़रों के सामने आईं। बैंको ने रियलाइज़ किया कि वो 8 जो स्पिरिट्स उसको दिख रही हैं और कोई नहीं, राजाओं के भूत है, और उसमें जो 8वां वाला है उससे बैंको की शक्ल बहुत मिल रही है और ये वाली स्पिरिट खून में सनी हुई है। उसके हाथ में एक मिरर है। मिरर में मैकबेथ देखता है कई सारे राजाओं को, जिसमें उसको बैंको के बच्चे नज़र आते हैं, यानी बैंको के डिसेंडेंट्स राजा बनते हुए नजर आते हैं, जिससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब मैकबेथ बेचैन हो रहा था, उसे लग रहा था कि अब वो नहीं रुकने वाला है, सबको वो मार देगा जो उसके रास्ते में आएगा। जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला था, मैकबेथ ने देखा कि लेनॉक्स उसकी तरफ आ रहा है। उसे पता चलता है कि मैकडफ भाग गया है इंग्लैंड। ये न्यूज़ काफ़ी थी इस मैकबेथ को, जो पहले से इतना एनरेज गुस्से में था, और ज़्यादा फ्यूरियस यानी और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि मैकडफ तो भाग चुका था। इस वजह से वो मैकडफ को तो नहीं मार सकता था, लेकिन वो एक भयंकर बदला ज़रूर ले सकता था मैकडफ की वाइफ और उसकी फैमिली को मारकर, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैकबेथ ने फौरन फैसला लिया कि वो उन सबको मार डालेगा और फौरन ही मैकडफ के किले पर अटैक कर दिया गया, उसकी वाइफ को, और बहुत ही जल्दी उसके सारे बच्चों को मार दिया गया, यहाँ तक उसके सपोर्टर्स को, उसके सर्वेंट्स को भी मार डाला गया। जादूगरनियों ने एक भविष्यवाणी और की थी कि बैंको मैकबेथ से तो कमजोर रहेगा लेकिन फिर भी महान रहेगा, वो मैकबेथ से तो कम खुश रहेगा लेकिन फिर भी खुश रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भविष्यवाणी याद आ रही थी दोनों को, मैकबेथ और उसकी वाइफ को। अब साफ साफ समझ में आ रही थी ये भविष्यवाणी भी, क्योंकि हालांकि मैकबेथ राजा तो बन गया था स्कॉटलैंड का और उसकी वाइफ क्वीन भी बन गई थी, और हालांकि वो अपने एम्बिशन के समिट ऊंचाई तक, चोटी तक पहुंच गए थे, यानी सब कुछ उन्होंने पा लिया था, ओहदा, पावर, हर चीज़, तब भी उनको यही रियलाइज़ हुआ कि हाईएस्ट एम्बिशन पाने के बाद भी वो दोनों कितना अनहैप्पी हैं। अपने वायलेंट एक्ट्स की वजह से मैकबेथ ने भी और उसके वाइफ ने भी कितने सारे एनिमीज़ इकट्ठा कर लिए हैं। सारे सोल्जर्स, सारे नोबल्स उसके एनिमीज़ होते जा रहे हैं, और कई सारे लोगों ने तो किंग मैकबेथ को छोड़कर मैल्कम को ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड में। अब इसके बाद लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है, इनसेन मतलब पागल होना, और मर भी जाती है। मैकबेथ के महल का जो हाल था वो बहुत बुरा होता जा रहा था, परेशानी, डर, बस यही सब दोनों को सताए हुए था। लेकिन फिर भी लेडी मैकबेथ अपने को कंट्रोल में रखी हुई थी। दिन भर तो वो अपने काम में बिजी रहती थी खामोशी के साथ, लेकिन सच तो ये था कि उसकी कॉन्शियंस पर यानी उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हो गया था डंकन के मर्डर का। लेडी मैकबेथ ठीक तरीके से सो नहीं पा रही थी। वो रातों को उठती थी, सपनों में ही चला करती थी, नींद में चला करती थी महल में, और अपने हाथ को रब करती थी, रगड़ा करती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके हाथ में अभी भी वो खून सना है जब उसने डैगर को लाकर गार्ड्स को दे दिया था। उस खून के छींटों को, खून के धब्बों को वो रिमूव करना चाहती थी अपने हाथों से, और बड़बड़ाती थी, ये धब्बे मेरे हाथ से क्यों नहीं निकल जाते। बार बार वो यही कहती थी और अपने हाथों को धोती थी। और उसने ये भी बोला कि यहाँ तक अरब के जितने परफ्यूम्स हैं वो भी इस हाथ को महका नहीं सकते, क्योंकि इससे एक महक आ रही है गिल्ट की। और लेडी मैकबेथ का ये गिल्ट चलता रहा जब तक वो पागल नहीं हो गई, और इसी पागलपने में वो मर भी गई। मैकबेथ का दिमागी सुकून छिन चुका था। उसका गिल्ट और जो ओपन रिबेलियन लोगों ने उसके सामने खड़ा कर दिया था, हर कोई उसके अगेंस्ट हो रहा था, इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कर दिया था। कई सारे सोल्जर्स और ब्रेव वॉरियर्स ने उसको छोड़ दिया था। अगर उसके दुश्मन उस पर अटैक करते मैकबेथ पर, तो अब उसके पास इतनी आर्मी नहीं रह गई थी कि वो खुद को डिफेंड कर सके दूसरे एनिमीज से। उसने अपने आप को अपने ही किले में लॉक कर लिया, जो कि डंसनेन के पास था। जादूगरनियों ने कहा था कि वो तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक ग्रेट बर्नम का जो जंगल है वो डंसनेन की पहाड़ी तक चल के ना आए। और अगर मैकबेथ इस किले में रहा तो कम से कम उसको इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि जो ये बर्नम वुड है वो चल के डंसनेन तक आए, यानी इससे पहले कि उसकी एनिमीज आर्मी उस पर अटैक करें, उसको डिफीट करें, उसको थोड़ा बहुत तो टाइम मिल जाएगा। लेकिन उसको लड़ाई करना थी, क्योंकि वो एक महान सोल्जर था और ब्रेव मैन था। वो अब जीते जीते थक भी चुका था, क्योंकि उससे वो सारी चीज़ें डिप्राइव हो चुकी थी, छिन चुकी थी, जो एक मैन के लाइफ को स्वीट बनाती हैं। मैकबेथ अब बिना फैमिली के था, और ना ही मैकबेथ के पास वो ट्रूप्स यानी कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रह गए थे जो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं।
और यहाँ तक उसने लोगों का प्यार भी खो दिया था जो एक टाइम पर उसने बहुत ही मेहनत के साथ कमाया था। मैकबेथ को अब यही लग रहा था कि व्हाट देन वाज द यूज ऑफ गोइंग ऑन, जीने का क्या फायदा जब उसे एक आदमी की भी लॉयल्टी ना नसीब हो, यानी वो किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकता था अब। और जिंदगी जो उसके सामने दिख रही थी, कोई मीनिंग ही नहीं रह गया था जिंदगी का। जिंदगी उसकी एक डोर की तरीके से हो गई थी जिसमें सिर्फ एब्सर्ड हैपनिंग्स होती थी, बेकार की घटनाएं घटित हो रही थी, यानी सुकून ही नहीं था उसकी जिंदगी में। उसके मिसफॉर्च्यून्स, उसके जो दर्द थे और बढ़ते जा रहे थे। एक दिन एक मैसेंजर इस मैकबेथ के पास आया बड़ी अजीब सी न्यूज़ लेकर कि उसने देखा है कि बर्नम वुड जो है वो बढ़ता आ रहा है, वो मूव कर रहा है। मैकबेथ कहता है कि यू लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें पेड़ पर लटका दूंगा, और अगर ये बात सच है कि जंगल मूव कर रहा है देन आई वुड नॉट मच केयर इफ़ यू हैंग मी, तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी, तुम मुझे फांसी दे दो, तुम मुझे मार डालो, क्योंकि मुझे अब जिंदगी जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं रह गई है। जंगल चलने की बात सुनने के बाद मैकबेथ को पहली बार शक हुआ उन जादूगरनियों की भविष्यवाणी पर। क्या वे जादूगरनियां वाकई इविल क्रिएचर्स थीं? बैंको ने वॉर्न भी किया था मुझको तो, और उसने मुझे बताया था कि सिर्फ ये बुराई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंसान को अपनी बर्बादी पर उतारू करते हैं। क्या जो उन्होंने कहा उसका मतलब वही था जो उन्होंने कहा, या उनके कहे हुए के दो मीनिंग्स हो सकते हैं? जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, क्या उसका कोई और मीनिंग भी निकल सकता है? अगर कोई भी ऐसा इंसान जो औरत से नहीं जन्मा हो उसे हरा सकता है, तो उसको एक चूहे की तरीके से किले में बैठकर क्या फ़ायदा? उसे बैठना नहीं चाहिए। क्यों नहीं वो बाहर आता है और लड़ता है एक सोल्जर की तरीके से जो कभी वो हुआ करता था? वो मैसेंजर जो कि खबर लेके आया था मूविंग वुड की कि बर्नम के जो वुड हैं वो चल रहे हैं, वो वाकई सच था। देखने में बिल्कुल यही लग रहा था कि बर्नम के जो जंगल हैं वो डनसनेन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैल्कम ने ऑर्डर दिया था अपने आदमियों को पेड़ों की ब्रांचेस काटने के लिए और अपने आर्मी के आगे ले जाने के लिए, ताकि मैकबेथ को पता लग पाए कि उनकी एनिमी की स्ट्रेंथ कितनी है। इस तरीके से मैल्कम को ये लगा था कि जब आर्मी को देखेगा मैकबेथ तो इससे वो बाहर आएगा और लड़ेगा, और वो वाकई सही भी था। उस मैसेंजर के लिए जो चलता हुआ जंगल था वो जंगल नहीं बल्कि वो मूविंग ब्रांचेस थी जो आर्मी के आगे कुछ लोग लेके चल रहे थे। जादूगरियों के जो शब्द थे वाकई सच साबित हुए, लेकिन उस सेंस में नहीं जो मैकबेथ ने समझे थे। मैकबेथ को तो यही लगा था कि जंगल कैसे चल सकता है, लेकिन भविष्यवाणी में दो मीनिंग छुपे थे। मैकबेथ अब समझ गया था कि जादूगरियों के पास एक कला थी जिसको हम कहते हैं इक्विवोकेशन, यानी ऐसी वाणी बोलना जिसके कई सारे मीनिंग होते हैं, यानी सच को छुपाने के लिए दूसरे शब्दों में बात करना। यानी वो जादूगरनियां सीधे नहीं बताना चाहती थी मैकबेथ को कि तुम्हारी जान को खतरा है, उन्होंने दूसरे शब्दों का सहारा लिया। मैकबेथ को समझ आ गया था कि वो जादूगरनियां पहेलियां बोलती हैं और समझने की ज़रूरत हमें होती है कि वो क्या बोल रही हैं, उनका क्या मतलब है, क्योंकि जादूगरनियां जो भी कहती हैं उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। मैकबेथ को आखिरकार लेकिन बहुत देर में जाके पता लगा कि बैंको सही कह रहा था। ये जादूगरनियां इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इविल ही हैं जो इंसान को अपने ही डिस्ट्रक्शन पर उतारू करती हैं, यानी इंसान को इतना बहका देती हैं कि वो अपना डिस्ट्रक्शन अपने ही हाथों लिख लेता है, जो कि मैकबेथ के साथ हुआ। मैकबेथ ने अनवाइजली डिसीजन ले लिया अपने किले को छोड़ने का, फोर्ट्रेस मतलब किला जिसमें वो था डनसनेन के किले में, और वो बाहर आ गया ओपन एरिया में लड़ने के लिए अपने फोर्स यानी एनिमी से मिलने के लिए। अब वो एक्सपोज हो चुका था एक बहुत बड़ी सी सेना के सामने। मैकबेथ को करेज की कभी कमी नहीं हुई, वो अभी भी एक महान सोल्जर था, और हालांकि अभी वो लॉयल आर्मी को कमांड नहीं कर सकता था, तब भी उसके जो कुछ थोड़े बहुत आदमी थे वो लड़ रहे थे उसके साथ साथ, क्योंकि वो प्रोफेशनल थे, प्रोफेशन से सोल्जर्स थे, तो लड़ना उनका काम ही था। द ब्लडीएस्ट ऑफ बैटल्स, खून कराबे वाला जो बैटल था वो अब शुरू होने वाला था। अभी भी मैकबेथ की जो उम्मीद थी वो बंधी हुई थी, क्योंकि जादूगरियों ने अब तक जो बोला था वो सही हो रहा था, तो शायद एक चीज़ जो बची थी वो भी सही हो कि कोई भी औरत का जन्मा हुआ उसे हरा नहीं सकता। यही सोचकर मैकबेथ लड़ता रहा, और एक लायन की एक शेर की तरीके से वो लड़ता रहा, जो कोई उसके सामने में उसके रास्ते में आ रहा था हर एक को वो स्ले मतलब मार डाल रहा था। और तब आखिरकार उसका सामना होता है फेटफुल फिगर मैकडफ से। फेटफुल का मतलब होता है उसी भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ, यानी अब उसकी मुलाकात हो रही है मैकडफ थिन ऑफ 5 से। मैकडफ गुस्से से भरा हुआ था, अपनी बीवी अपने बच्चों के खून का प्यासा था, वो उसे बदला लेना था मैकबेथ से। मैकडफ पूरे गुस्से के साथ मैकबेथ पर बिल्कुल टूट पड़ता है, ये चिल्लाते हुए मर्डरर, हेल हाउंड, विलेन, यानी तुमने मेरी फैमिली को मार डाला। अभी भी थोड़ी अच्छाई बाकी थी मैकबेथ में, शायद उसको पछतावा हो रहा था, गुस्से में ही सही लेकिन उसको पछतावा हो रहा था कि उसने मैकडफ की वाइफ को और बच्चे को मारा। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है अपने एनिमी से, पीछे हट जाओ, मैं पहले से ही तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी फैमिली को मार चुका हूँ। लेकिन मैकडफ डटा हुआ था मैकबेथ को मारने के लिए, इसलिए उसने फियर्स बहुत ही भयंकर तरीके से स्ट्रगल किया, बहुत गुस्से में आकर वो टूट पड़ा मैकबेथ के ऊपर।
तो मैकबेथ चिल्लाता है कि तुम अपनी ताकत बेकार में आजमा रहे हो, अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास एक चार्म्ड लाइफ है। कोई भी इंसान मुझे नहीं मार सकता सिवाय उस इंसान के जो औरत से नहीं जन्मा हो, इसे औरत ने ना जन्मा हो। मैकडफ आंसर करता है, डेस्पेयर ऑफ योर चार्म, तुम्हारा चार्म तुम्हारे साथ नहीं देने वाला है। जिस स्पिरिट ने तुम्हें ये चार्म दिया है ना, उसी को बता लेने दो तुम्हें कि मैकडफ यानी मैं एक औरत का नहीं जन्मा हूँ, मुझे औरत ने नहीं जन्मा है। मैं उस तरीके से जैसे आम आदमी पैदा होते हैं, मैं वैसे नहीं पैदा हुआ था। मुझे मेरी माँ के पेट से निकाला गया था समय से पहले। उस मोमेंट पर भी यानी लड़ाई करते हुए भी मैकबेथ को ये समझ आ गया था कि जादूगरनियाँ वाकई इक्विवोकेट करती हैं, यानी डबल मीनिंग बात करती हैं। जादूगरनियाँ जो शब्द बोलती हैं उसके दो मीनिंग्स निकल सकते हैं, और जब जादूगरनियों के शब्द बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं तब समझ लो आपका विनाश होने वाला है, यानी उनके होपफुल वर्ड्स आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। यही तो मैकबेथ के साथ हुआ। उन शब्दों ने ही मैकबेथ को एक क्राइम के बाद दूसरा क्राइम कराने पे मजबूर किया। एंड हैड lured him, और उन्हीं के शब्दों ने ही फुसलाया मैकबेथ को, एक झूठी तसल्ली दी कि उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। यानी मैकबेथ को यही लग रहा था कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक जंगल चल के ना आए। तो ये सारी चीज़ें मैकबेथ सोच रहा था होपफुल वर्ड से, लेकिन इन्हीं होपफुल वर्ड्स ने मैकबेथ को कितना नुकसान पहुंचाया। हिज करेज वीकेंड, मैकबेथ का जो हिम्मत थी वो धीमे पड़ती जा रही थी। अब उसने बिल्कुल जिद्दियों की तरीके से बोला, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। मैकबेथ ने लड़ने से तो मना कर दिया, लेकिन वो मैकडफ की जो नफरत थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। ही हैड नॉट रेकन्ड विद मतलब होता है बर्दाश्त करना, द हेट्रेड वो नफरत, दैट बर्न अनक्वेंचेबली इन मैकडफ, मैकडफ के अंदर जो आग जल रही थी नफरत की मैकबेथ के लिए, क्योंकि मैकबेथ ने उसके बच्चों को मार दिया था, उसकी बीवी को मार दिया था, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्योंकि मैकडफ ने टॉन्ट करते हुए मैकबेथ से कहा, तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो ना, ठीक है मत लड़ो, लिव देन, जियो अपनी लाइफ, और हम तुम्हें एक केज में, एक प्रिजन में डाल देंगे और तुम्हें जगह जगह कंट्री फेयर्स में लेके जाएंगे और सबसे कहेंगे, हियर यू मे सी द टायरेंट, देखो मुलाकात करो एक टायरेंट से, एक अत्याचारी से जिसने कितने सारे लोगों का खून बहाया है। मैकडफ ने ऐसा कहकर मानो मैकबेथ की दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची थी। मैकबेथ को भी यही पता था कि सारे लोग उसके बारे में यही राय रखते हैं, तो उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उसको उसके गुनाह याद दिलाए जा रहे थे ये कहकर। यानी व्हाट ही नाउ हर्ड वाज टू मच, जो कुछ अब मैकबेथ ने सुना था मैकडफ से बहुत ज़्यादा हो रखा था। इसलिए घमंड में वो बोला, आई शैल नेवर लिव टू किस द ग्राउंड एट मैलकम्स फीट, मैं मैलकम के तलवे चाटने के लिए और लोगों का श्राप पाने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। और ऐसा कहकर उसने अपने शील्ड को एक तरफ फेंका और बहुत ही ताकत के साथ मैकडफ पर टूट पड़ा और बोला, चलो लड़ो मुझसे। एंड कर्स्ड बी द मैन हु गिव्स अप फर्स्ट, और मैं कर्स करता हूँ उस इंसान पर जो पहले गिव अप कर दे, यानी जो हम दोनों में हार जाए। मैकडफ वॉज बेटर प्लेस, मैकडफ अच्छी जगह पे खड़ा हुआ था, यानी जो पोजीशन लेनी चाहिए लड़ाई करने के लिए, उसके पास जीने के लिए रीज़न भी था, और वो स्ट्रॉन्गर मैन भी प्रूव हुआ। वो मैकबेथ से लड़ा और वाकई जीत भी गया, और फिर उसने मैकबेथ के सर को ले जाकर मैलकम को दिया। इस तरीके से जादूगरनियों और स्पिरिट्स की जो भविष्यवाणी थी वो भी ठीक हुई। उन लोगों ने कहा था कि मैकडफ से बच के रहना, और इस तरीके से एक बहादुर इंसान की मौत हो जाती है, यूं कहा जाए एक ऐसे नोबल मैन की जिसको उसके एम्बिशन ने तबाह कर दिया था। उसके सक्सेस पाने की होड़ ने उसको रास्ता दिखाया था, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ईविल को मानने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बर्बादी तय हो गई थी। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ईविल की वजह से ही वो ग्रेट हाइट्स से डेप्थ्स ऑफ विकेटनेस में गिर गया। ग्रेट हाइट्स मतलब उसको स्कॉटलैंड का राजा तो वो बन गया था, चाहता तो वो इतने सारे खून ना करता, अच्छे से रहता, लेकिन नहीं, राजा बनने के बाद भी वो विकेटनेस, वो बुराइयों की गहराई में डूबता चला गया। लेकिन फिर भी मरते वक्त उसने कुछ पहले वाली जो क्वालिटीज़ थी वो दिखाई, और इस तरीके से हर कोई उसको याद रखेगा, उसकी गुड क्वालिटीज़ और उसकी बुराइयों के लिए भी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैकबेथ एक ग्रेट ट्रैजिक हीरो है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।